हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक कितनी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीएससी, पीसीएस, आरओ या आरओ सभी एग्जाम्स के लिए सबसे पहले ये प्रेफर किया जाता है कि आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करें। तो हम देखेंगे ज्योग्राफी का 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को और हम एक-एक वीडियो में करके 6 से 12 तक के एनसीईआरटी कवर करेंगे। एक-एक लेसन कवर करेंगे हम एक वीडियो में। तो सबसे पहले हम 6 की एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसकी विषय सूची देख लेते हैं क्लास 6 की। देखिए इसमें दिया हुआ है 8 लेसन दिया हुआ है। पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब एवं अक्षांश देशांतर, तीसरे में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, चौथे में अध्ययन करेंगे मानचित्र, पांचवें में अध्ययन करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, 6 में अध्ययन करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, 7th में है हमारा देश भारत व 8 में अध्ययन करेंगे हम भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी और इसमें स्थित ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये सारे हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। और हमारे सौरमंडल में हम जानते हैं कि एक ही तारा है जो है सूर्य, और तारे जो होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो इन्हीं के प्रकाश से हमारे जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, ये सारे प्रकाशित होते हैं। और कहें तो हमारे जो सौरमंडल का सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि हम देखें कि सूर्यमंडल या सौरमंडल जो है हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। हमारा खगोल का मतलब है जो ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में जितने भी सारे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, हमें रात के समय वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और हम अपने ब्रह्मांड का एक सुंदर या अलौकिक दर्शन करते हैं रात्रि के समय। जैसे भी हम दिन होता है तो दिन में हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? नहीं देख पाने का कारण ये होता है कि जो हमारा सूर्य है, इसका प्रकाश, क्योंकि सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीक का या फिर कहें कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है, तो उसका प्रकाश इतना अधिक होता है कि उसके प्रकाश में जो तारे हैं, उनका जो दूर वाले तारे हैं जो टिमटिमाते हुए रात में नजर आते हैं, सब प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, इसलिए हम दिन में उन्हें नहीं देख पाते हैं, ये कारण है। तो इसमें बहुत सारे हमारे सौरमंडल में ही बहुत सारे घटनाएं घटित होती हैं। देखिए सूर्य को तो हम जान ही चुके हैं, या सब लोग जानते हैं कि सूर्य एक तारा है जो हमारे सौरमंडल का मुखिया भी है। फिर पृथ्वी जानते हैं, पृथ्वी जो कि हमारा ग्रह है जिसपे, और हमारे सौरमंडल का भी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है या जीवन है। और चंद्रमा, चंद्रमा जो कि हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, यानी पृथ्वी जैसे सूर्य का चक्कर लगाती है उसी प्रकार चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इन्हीं तीनों यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन्हीं तीनों स्थितियों के कारण इनमें परिभ्रमण व परिक्रमण गति के कारण इनमें जो भी इनकी स्थिति होती है उस स्थिति के आधार पर इसमें 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक का नाम है पूर्णिमा और दूसरा का नाम है अमावस्या। देखिए पूर्णिमा को हम कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात, अर्थात आगे हम देखते हैं खगोलीय पिंड। देखिए खगोलीय पिंड में क्या क्या शामिल होता है। खगोल यानी हमारा जो ब्रह्मांड हो गया, और पिंड यानी जो पिंड हो गए, पिंड में हमारे शामिल हो जाता है सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। इसमें चमकती तो सूर्य है, सूर्य एक तारा है और सारे तारे चमकते हैं, उनका स्वयं का प्रकाश होता है। चंद्रमा हो गया जैसे उपग्रह और ग्रह, तो ये ग्रह और उपग्रह भी क्या होते हैं कि सूर्य के प्रकाश से या भी जितने भी ग्रह उपग्रह हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं वो सारे किसी न किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो चमकते हैं या टिमटिमाते हुए हमें रात्रि के समय नजर आते हैं। तो ये सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र पिंड, उल्काएं, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के अंतर्गत इनको हम शामिल करते हैं। देखिए और इसमें देख रहे तो कुछ पिंड बहुत बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म भी होते हैं। कुछ कुछ तारे इतने बड़े होते हैं कि सूर्य से भी बहुत बड़े तारे हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी से वे हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है और सूर्य ये है कि हमारी पृथ्वी के पास है, इस वजह से हमें ये बड़ा दिखाई देता है। तो इन्हीं सारे
खगोलीय पिंड जो होते हैं, इसमें देखिए दिया है कि जो तारे होते हैं इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है और इसमें से जो तारक है तो सूर्य भी एक हमारा जो है, सूर्य एक तारा है और ये है हमारे सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत। इसमें हम देखते हैं नक्षत्र मंडल। देखिए नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल होता है तारों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स कह सकते हैं इसे। इसमें हम दो भागों में से बांटा गया है नक्षत्र मंडल को। देखिए एक है अर्सा मेजर या इसे बिग बियर कहते हैं, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। और एक है स्मॉल बियर। तो जो हम एक नाम सुनते हैं सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल यानी ये क्या होता है? 7 तारों का एक समूह होता है, तो इसे हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं और ये जो है स्मॉल बियर का भाग है। और इसके द्वारा हम ध्रुव तारा का भी नाम सुनते हैं, बहुत पहले से अपने दादी नानी द्वारा भी हम सुनते आए हैं इसको। तो जो ध्रुव तारा है ये बिल्कुल उत्तर दिशा में हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी हम जहाँ से स्थिति है उसे हमें दक्षिण की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये हमें देखने को मिलेगा। तो हमें इस सप्तऋषि तारा मंडल द्वारा हमें ध्रुव तारे की स्थिति निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि सप्तऋषि तारा मंडल से हम देखेंगे उसके बिल्कुल ऊपर या फिर उससे उत्तर की तरफ इसकी स्थिति देखने को मिलती है। तो सप्तऋषि तारा मंडल जो है या सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, इसके द्वारा ध्रुव तारे की स्थिति निर्धारित करना आसान होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण करने में तारों की सहायता लेते थे। तारों की सहायता से ही वे अपने रात्रि के समय यात्रा करते समय, कोई वैसा दिशा यंत्र नहीं था कि जिससे निर्धारित हो सके, तो गहरे महासागरों में यात्रा करते समय दिशा भ्रमित हो जाते थे। तो इसी ध्रुव तारे की सहायता से या इन्हीं सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की सहायता को से देख करके अनुमान लगाते थे कि हाँ, हम किस दिशा में अभी यात्रा कर रहे हैं। उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये आसमान में जो ध्रुव तारा है ये आसमान में हमेशा एक स्थान पे रहता है। आगे हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम ग्रह और फिर दिया है। देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेनेट, और जो ये प्लेनेट है ये बना है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमना। यानी जितने भी ग्रह हैं अपने तारा का ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी हो गई, हमारी पृथ्वी एक ग्रह हो गई और जिसका ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और सूर्य का ही चक्कर लगाती है। देखिए पृथ्वी जो सूर्य है, सूर्य सबसे नजदीक का तारा है पृथ्वी के, और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से भी देखा जाए तो चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी भी हमें चमकता हुआ नजर आएगा। इससे से देखिए एक मुख्य बात ये है कि जो हमारे सौर मंडल का भाग है या ग्रह है, बृहस्पति, शनि व यूरेनस, इनके आसपास हमें छल्ले दिखाई देते हैं। जैसे ये है, इसके हमें चारों तरफ एक रिंग की तरह बना हुआ भाग या ये एक क्षुद्र ग्रहों का इनको चक्कर लगाते हुए घेरे हुए हैं। देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है। इसी तरह जितने भी ग्रह हैं उन सब का अपना अपना उपग्रह होता है, अपना अपना चंद्रमा होते हैं। और हमारे पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं और हैं भी, कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं भी हैं। हम इसे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा गया है, यानी सोल कहा गया है, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। इसलिए हम सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार, यानी सूर्य का परिवार। सौर मंडल में देखिए 8 ग्रह शामिल किया गया है। हमारा जो सोलर सिस्टम इसमें 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, उल्का पिंड, ये सारे मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम नाम देते हैं, सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया है सूर्य। सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। देखिए सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है,
ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे जितने भी सौरमंडल है, सौरमंडल को बांधे रखता है, अर्थात इसके जितने भी ग्रह हैं, इसी आकर्षण के कारण इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और पृथ्वी की जो दूरी है इससे लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर इस दूर स्थित है सूर्य। देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और इसको दूरी के हिसाब से देखा जाए, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से, तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून, इनकी स्थिति है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार। देखिए हमारे, आइए हम जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी तो एक अंग्रेजी शब्द है, हम सब जानते हैं, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा भी कह सकते हैं इसको, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी में पृथ्वी के विवरण का ही तो अध्ययन करते हैं। तो ये जो है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया जी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, यानी यूनानी या ग्रीक भाषा में देखा जाए तो जी का अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा शब्द है ग्राफिया। इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है जियोग्राफिया, यानी जी व ग्राफिया। तो ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी व लिखना। तो हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी का अध्ययन करना। तो जियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से जुड़े तथ्यों सभी घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इनके जो रास्ते हैं दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, बिल्कुल वृत्ताकार नहीं होते, दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। और ये दीर्घ वृत्ताकार इनकी कक्षा कहलाते हैं, जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है वो आकृति है लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए हम शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी तक का जो प्लूटो है ग्रह माना जाता था, प्लूटो को भी एक सौरमंडल का ही भाग या इसका ही ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में यह निर्णय लिया गया किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा निर्णय लिया गया 2006 में कि नहीं, ये ग्रहों की वास्तविकता को फुलफिल नहीं करता है, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अभी एक 52 ग्रह की श्रेणी में इसको रखा गया है, ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का जो स्थान आता है तीसरा ग्रह आता है, और आकार में जो ये 5वां, यानी आकार में इसका 5वां स्थान है। सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, जियोइड से कहा जाता है इसे। भू आभा का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे संभव है, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसमें बहुत सारी गैसें, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, ये भी यहाँ मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है सौरमंडल का अद्भुत ग्रह माना जाता है। अद्भुत क्यों न माना जाए भाई, हमारे ग्रह पे ही तो जीवन संभव है, ये सारी अनुकूल दशाएं हमारे ग्रह पे तो स्थित है। अंतरिक्ष देखा जाए तो अंतरिक्ष से हमें देखने पे पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, और नीले रंग के दिखाई देने का कारण ये है कि इसका जो 2/3 सतह है, 2/3 सतह जल से ढका हुआ है, इस वजह से ये नीला दिखाई देता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसका व्यास 1/4 देखने को मिलेगा और हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक भी है, और पृथ्वी का उपग्रह है तो नजदीक तो होगा ही। देखिए, ये हमारे पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। तो देखिए, तुलना हम कर सकते हैं सूर्य और चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? सूर्य से हमारे अत्यधिक पास स्थित है। देखिए, एक हम चीज इसमें देखते हैं रोचक तथ्य में, जो नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप सब लोग सुने होंगे। ये सबसे पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उपग्रह उपग्रह जो हम जान ही चुके हैं कि एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और उपग्रह को देखा जाता है प्राकृतिक होता है, एक होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक जो हो गया चंद्रमा हमारा, और हमारी पृथ्वी पे और बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं जो कि वो भी पृथ्वी का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होता है और जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसके रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। यानी हमारा चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगा ही रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड में उनको छोड़ा गया, स्थित किया गया है। पृथ्वी पे होने वाली घटनाओं, प्राकृतिक या कृत्रिम या फिर जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं या कुछ संचार के लिए भी ये सारे उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं मनुष्य द्वारा बनाए गए रहते हैं, वो छोड़े गए हैं। देखिए चंद्रमा जो है ये मुख्य फैक्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय पे लगभग ये क्या करता है, कितने ही समय में ये अपने अक्ष पे भी चक्कर पूरा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी का अक्ष है, उस अक्ष पे 365 दिन में पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी तरह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अपना अक्ष है, वो उस अक्ष पे गति करते हुए 27 दिन में हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है न तो वायु है। इसकी सतह पे पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और हम पूर्णिमा के दिन ये छाया हमें देखने को नजर आता है। इसमें धब्बे दिखाई देते हुए, जो धब्बे होते हैं यही सारे पर्वत, मैदान, गड्ढे ये सारे स्थित होते हैं। आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह जो होता है ये तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह भी हमारे सौरमंडल का एक भाग है। और हमारे देखें तो एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी देखने को मिलती है। ये मिलती है मंगल व बृहस्पति। जो मंगल ग्रह हो गया और बृहस्पति है, इस ग्रहों के बीच में हमें एक पेटी देखने को मिलती है। तो ये पेटी है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। इसको माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर ही अलग हो गए थे और इस तरह से सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण उसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं इन दिनों के बीच में। तो ये हो गए क्षुद्र ग्रह। दूसरा है उल्का पिंड। जो उल्का पिंड होता है ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उल्का पिंड, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ये होता है उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी तो ये गिर भी जाते हैं और गिर के पृथ्वी पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हमारा जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें से कुछ छोटे उल्का पिंड जो है आ रहा है पृथ्वी की तरफ, तो जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में ये क्या होता है कि प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये बहुत जलने लगता है घर्षण की वजह से। इसमें उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित गैसों से घर्षण करता है, घर्षण करने से ये जलने लगता है, प्रकाशित हो जाता है। तो ये फिर कभी कभी इसमें आके फिर जल के फिर लुप्त हो जाता है। फिर कभी कभी इसकी गति बहुत तेज होती है, भार बहुत अधिक होता है, तो ये हमारे पृथ्वी पे भी आकर के गिर जाता है उल्का पिंड। आगे हम देखते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा जो है एक कहें कि तारों का समूह है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है, वो ग्रहों का, कहीं ग्रहों उपग्रहों का समूह होता है, तो उसी तरह से जो आकाश गंगाएं होती हैं तारों का समूह, यानी बहुत इसमें संख्या में तारे होते हैं। देखिए प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, यानी नदी की तरह है, यानी आकाश में, यानी ब्रह्मांड में ये बह रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ब्रह्मांड गंगा या आकाश गंगा कह देते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए आकाशगंगा जो होता है करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली, यानी बहुत इसमें करोड़ों की संख्या में तारे स्थित होते हैं। तारों के साथ साथ बादलें, गैसें ये तो उपस्थित होती हैं। तो ये है आकाशगंगा, यानी हमें देखने से बिल्कुल ही ये बिल्कुल प्रकाशमान, इतने तारों की संख्या की वजह से बहुत ही हमें पृथ्वी से देखने पे एक चमकता हुआ नदी की धारा की तरह
हमें ब्रह्मांड में ये दिखाई देता है। देखिए, आकाश गंगाएं फिर मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं और जानकारी एकत्रित कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से हमारे ब्रह्मांड का कितना विस्तार है, इसका पता लगाना अभी भी क्या है, संभव नहीं हो पाया है। ऐसा है कि हम यदि इसका हम क्रम देखें तो देखते हैं हम कि पृथ्वी के ऊपर स्थित है सौरमंडल, सौरमंडल के ऊपर हो जाएगा आकाशगंगा, वो आकाशगंगा का हो जाएगा ब्रह्मांड। यानी जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी हो गई, यह गया हमारा सौरमंडल। ऐसे ही बहुत सारे सौरमंडल मिल करके, बहुत सारे सौरमंडल जो मिल करके हमारे आकाशगंगा बनाते हैं। यानी असंख्य करोड़ों की संख्या में सौरमंडल है, तो ये हो गया आकाशगंगा। और ऐसे ही कितने करोड़ों की संख्या में आकाश गंगाएं जो मिलती हैं, तो इन आकाश गंगाओं से मिलने से हमारा बनता है यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निर्माण होता है बहुत सारी असंख्य आकाश गंगाओं के मिलने से। और ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो अब हम मिलते हैं दूसरे अध्याय में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।